अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत साबिक। आज सर्दी इतनी ज़्यादा है कि रिकॉर्डिंग रूम में बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, तो बहरहाल इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़रा एपिसोड जो है ना वो भी थोड़ा सा छोटा ही रहे। तो आपको याद है कि हम डिस्कस कर रहे थे द डेक्लाइन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, और फिर हमने आपको बताया कि हमारे स्कूलों में क्या होता है और हमारी अकेडमीज़ में क्या होता है और हमारी असम्बलीज़ में लोग कैसे डिग्रीज़ लेके पहुंचते हैं और फिर आगे वो किस तरह पॉइंट करते हैं और फिर कौन सी पॉलिसीज़ बनाते हैं और फिर उसका आउटकम क्या है। और ये सब जो डेली डेटा और डेली सारा कुछ हमारा काम है, ये जो है ये किस तरह चलता चला जा रहा है, कोई स्टॉप करने वाला नहीं। तो अब इस सारे मतलब जो भी ये सारा फस क्रिएट हुआ है, हम इस वक्त किस जगह पर जो है ना वो स्टैंड करते हैं, हमारी सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो आपको बता देगी कि ये जो सारा जो फस मचा हुआ है कि ये इसका मकसद ये फस तो मच गया, लेकिन इसका अब आउटकम क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब हमारी जो पहली गवर्नमेंट्स हैं, यानी बल्कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं जब से कि हमने बीए की डिग्री जो है वो लाजमी की, उसमें अब तो शायद ख़त्म हो गई है ये शायद, क्योंकि वही बात है कि वो लेकिन फिर एक डिग्री का जो कारोबार था वो रूज पर पहुंच गया। अब आप करें या ना करें, अब जो लोग बेचारे सही भी लेके आ जाते थे उनकी भी कोशिश होती है कि उनके पास पैसा है, पैसा दें और डिग्री दें, अल्लाह खैर अल्लाह। अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट्स हमारी आ रही हैं, ये फेक डिग्री इनके पास ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा जो है वो बात पकड़ा जाता है। इसमें हाफ एजुकेटेड लोग हैं, इसमें अनएजुकेटेड लोग हैं। और जब इन्होंने यही लोग हैं जो कि हर दफ़ा एजुकेशन हर गवर्नमेंट आती है और वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी देना, बल्कि हर किस्म की पॉलिसी देना वो उनका हक होता है, वरना उनको कौन कहेगा कि भाई आप मिनिस्टर हैं, जब तक वो एक नई पॉलिसी नहीं देंगे तो फिर इस पॉलिसी से वो अगले उसकी जड़ नहीं मारेंगे जो कुछ हो चुका है उसकी भी। तो हमने जो और इन्होंने चूँकि ये अनएजुकेटेड जिस किस्म के भी लोग हैं, मुझे बार बार कहते हुए भी शर्म आती है, इन लोगों को अंग्रेज़ी तो खैर बड़ी दूर की बात है, इन लोगों को तो उर्दू भी सही से नहीं आती, तो अंग्रेज़ी को तो इन्होंने माशाल्लाह बिल्कुल एक गाली बना दिया। अब ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर सारे का सारा साइंटिफिक, ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट और जितने भी बाकी डिसिप्लिन है ना, उनके ऊपर जो मॉडर्न और लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हो रही है वो सारी इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और हमने उसको गाली बना दिया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं कि हम कोई नॉलेज जो है वो हासिल करें या हम कोई एडवांस लिटरेचर पढ़ सकें या हम जान सकें कि दुनिया जो है वो किधर जा रही है। मसलन साइंस और टेक्नोलॉजी में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ती हैं, जबकि हम सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हैं और वो टेक्स्ट भी जो एक कायदे की शक्ल में हमें रटा दिया जाता है। तो हमें क्या पता कि दुनिया किस बला का नाम है और दुनिया में क्या हो रहा है। मैं ब्लॉगर भी हूँ, आपको पता ही है। मैं ब्लॉग्स में हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि जो उसी मंथ उसी एक हफ्ते में रिसर्च पब्लिश होकर आ रही है और जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है वो मैं आपको बताऊं। और इसमें भी मेरा वाहिद मकसद यही होता है कि वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने अंग्रेज़ी को अब्यूज़ बना दिया, वो कम से कम पढ़ तो वो नहीं सकते, तो मैं उनको कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये जो मेरे व्लॉग्स हैं इसमें साइंटिफिक टॉपिक्स जो है वो जैसे तैसे भी मैं उर्दू में बोल सकती हूँ, मैं बोलती हूँ। मेरा मकसद होता है कि मैं मैसेज कन्वे कर दूँ, उनको पता चल जाए कि भी दुनिया में क्या हो रहा है ना। अब जाहिर है कि हदायत तो उसी को मिलती है जिसको अल्लाह देता है, लेकिन इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए। सो मैं भी अपना काम कर देती हूँ, ये सोच कर कि अगर कोई एक नज़र देख लेगा, कोई पढ़ लेगा, तो कम से कम उसको ये तो पता होगा कि अच्छा हाँ, ये जो फलां शख्स फलां बात बोल रहा है उसका मतलब क्या है। तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी में वो जो मैंने आपको बताया ना कि ये सारा कुछ हम क्यों करते हैं, तो इसका मतलब ये हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, चूँकि हम अंग्रेज़ी हमारे बस की बात नहीं है, हमने उसको वैसे ही गाली बना दिया। तो इसका मतलब है कि हम बस वो एक कायदा है जो हमें टेक्स्ट के नाम पर रटा दिया जाता है, उसी को पास करके हम 100% नंबर ले लेते हैं और हमें अपने आप को बड़ा धन्यवाद समझने लग जाते हैं। अब हम अगर किसी से पूछें, यानी जब ये सारा कुछ ये मेस हो गया ना, तो अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये हर दफ़ा हम एक एजुकेशन पॉलिसी हर गवर्नमेंट आती है बना देती है, हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं सिवाय इनकॉम्पिटेंस के। तो फिर जो वो लोग जो बैठे हुए थे दोस्त हू मैटर, उन्होंने फिर एक और पॉलिसी बनाई
यानी वो जो कुछ भी खराबियां हम कर चुके थे ना, उनको दूर करने के लिए अपनी तरफ से उन्होंने एक बड़ी शानदार पॉलिसी बनाई। और वो पॉलिसी की राह क्या थी? रिवार्डिंग जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। यानी वो लोग जो साइंटिफिक नॉलेज प्रोड्यूस करेंगे, यानी कोई रिसर्च करके पेपर पब्लिश करेंगे, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, यानी उनको नकद इनाम दिया जाएगा। आप ज़रा सोचें, मेरा एक भी लोग जो मैंने टेक्लाइन ऑफ साइंस इन इस्लामिक वर्ल्ड में बताया था, उसमें यही था कि जब मदरसे हमारे यहाँ मशरूम हो गए तो उसके हेड बनने के लिए ज़रूरी था कि आपके पास रिलीजियस नॉलेज हो, और जो लोग रिलीजियस नॉलेज में इंटरेस्टेड थे वो मदरसों में उनको यानी वो क्या कहते हैं कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको खाना भी मिलता था, उनको फ्री रैश भी मिलती थी, और उन लोगों को स्टाइपेंड भी मिलता था। तो जब ये सब कुछ होता था तो फिर कोई क्यों साइंस पढ़ता, कोई क्यों दूसरे स्कूलों यूनिवर्सिटियों में जाता, वो हमने वहाँ आना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक पब्लिकेशन कम हो गई और मजहबी बुक्स जो है वो पब्लिश होनी शुरू हो गई। हमने एग्जैक्टली यहाँ पर वही किया है कि जो टूटा फूटा हमारा निज़ाम है ना, उसी में हमने एक और चीज़ ऐड कर दी, और हमने कहा कि जो साइंटिफिक नॉलेज प्रोड्यूस करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, कैश रिवॉर्ड। खुदा की पनाह, हम पहले ही फेक डेटा जनरेट करते हैं। नतीजा ये हुआ कि हमने यानी अब मैं क्या कहूँ, जब हमने ये पॉलिसी शुरू की रिवॉर्ड करने की, तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि हमने इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है और जो हमारे कॉलेजेस में रिसर्च होती है। अब ये इंसेंटिव जो थे ये देती थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उनको ये टास्क दिया गया था कि वो मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे उन लोगों को जो कि पेपर पब्लिश करेंगे, ठीक है ना, पेपर पब्लिश करेंगे। और ये था कि एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, अब ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर अगर आप पब्लिश करें तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, और उन पॉइंट्स के बेस पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड का हमने नाम रखा रिसर्च प्रोडक्टिविटी अलाउंस। अब ये कितना प्रोडक्टिव है ये तो जो लोग करते हैं उनको पता ही होगा, और ये 2001 में जो है ना ये शुरू हुआ था। अब अपेरेंटली इसका मोटिव ये था कि आप इनकरेज करें कि साइंस जो है ना, जैसे उन्होंने रिलीजियस वालों ने किया, तो इसका जो साइंस की तरफ लोगों का रुझान बढ़े और वो पब्लिश करें। ज़्यादा जो स्टेज था वो ये था कि वो पब्लिश करें। तो हमने ये किया कि हमने पहले सिर्फ 2 क्राइटेरिया रखे। एक था साइटेशन इंडेक्स, यानी आपने जो कुछ पब्लिश किया है, जिस जर्नल में पब्लिश किया, वो जर्नल किस जगह पर साइट होता है और कितना साइट होता है। उसके 50% मार्क्स थे, और उसके बाद जो आप उस इम्पैक्ट फैक्टर जिसमें आप करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसका अपना एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। वो इम्पैक्ट फैक्टर जमा होता था, और फिर वो जर्नल कहाँ कहाँ, और आपका पेपर जो आपने उस जर्नल में पब्लिश किया वो कितनी दफ़ा साइट हुआ है, वो क्यूमुलेटिवली मिलके आपको एक फिक्स नंबर देते थे। और वो नंबर जो हैं वो हमने फिर डिवाइड कर दिए ए से लेके जी कैटेगरी तक। यानी ए कैटेगरी जो थी वो लोग थे जो कि 300 नंबर क्यूमुलेटिवली लेते थे, और उनको 1 लाख रुपया पर मंथ अपनी सैलरी से ज़्यादा मिलता था। इसी तरह बी, सी, डी और ई, एफ और जी तक जो है ना उसको मिलता था कि मतलब यानी अगर 1 लाख मिलता है तो फिर 75,000, फिर 50,000, फिर 30,000, फिर 17,000, फिर 10,000, और फिर लास्ट डिग्री यानी जो डी डिग्री थी उसको 5,000 पर मंथ मिलता था, और ये मिलता था पब्लिकेशंस के ऊपर और वो जो जर्नल है उसके ऊपर। अब ये रिवार्ड जो था ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि पब्लिश कर सकते थे, जो कि प्योर साइंसेस में होते थे। अब वो बेचारे जो एग्रीकल्चर साइंसेस में है या इंजीनियरिंग साइंसेस में है, वो तो या वैरायटी निकालते हैं या कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या बना देते हैं, वो लिखते लिखाते तो है नहीं, तो उनको इग्नोर कर दिया गया। अब वो जाहिर है कि उन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक फील्ड में खपते हैं, वैराइटीज़ निकालते हैं, फूड सिक्योरिटी को हमारे साथ मंसूब है, तो हमें तो मतलब बिल्कुल भीखमंगों की तरह बाहर कर दिया, और जो बाकी बैठे कमरों में बैठे कंप्यूटर के आगे बैठ के सिर्फ पेपर लिख रहे हैं, फेक डेटा जनरेट कर रहे हैं, उनको लाखों रुपए मिल रहे हैं। अंदाज़ा करें ज़रा अपना, ये थी फेलिंग। तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि भाई उस वक्त तो उन्होंने वो चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने ये जो रिसर्च प्रोडक्टिविटी अलाउंस जो लोग लेते थे ना, उनको प्रमोट भी यानी प्रमोशन को लिंक कर दिया गया उस रिसर्च प्रोडक्टिविटी अलाउंस के ऊपर। और उसके बाद फिर वो जो लोग अपना ग्रांट्स लेते थे उसी की बेस के ऊपर लोग इंटरनेशनली वो जो फंडिंग होती है रिसर्च की वो लेते थे। तो वो सारी उसके साथ जब लोगों ने उस
उसको देखना शुरू कर दिया। यानी वो एक अनरिटन पॉलिसी थी, लेकिन बहरहाल जब आप कंपटीशन में जाते हैं और आप अपने सीवी में लिखते हैं जी कि मैं रिसर्च प्रोडक्टिविटी अलाउंस भी लेता हूँ और मेरा इतना इम्पैक्ट फैक्टर है, तो फिर ज़ाहिर है वो फंडिंग वाले जो थे वो फंडिंग उसको देते थे, दूसरे बेचारे इंजीनियरिंग साइंसेज में या जो एग्रीकल्चर साइंसेज में है वो रह जाते थे, मेडिकल साइंसेज वाले भी उससे रह जाते थे। तो उसके बाद उन लोगों ने लॉबी करना शुरू कर दी, वो जो लोग बाहर रह गए थे, और फिर उन लोगों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि हम किस तरह पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो पब्लिश करने के लिए वैरायटी जब तक नहीं निकलेगी, वो निकलने के लिए तो आपको बात का 10 साल लग जाते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी जो है वो सालों साल में बनता है, इतनी आसानी से तो नहीं बनता ना। लेकिन पेपर तो आप मशीन कंप्यूटर के ऊपर बैठे आप दिन भर लिख सकते हैं अगर आपको तरीका आता है लिखने का। तो उसके बाद ये हुआ कि जब इन लोगों ने लॉबिंग करनी शुरू की और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम भी पब्लिश करेंगे, तो ये वो वक्त था जबकि फेक डेटा जो है ना वो, और उसके बाद जो सूडो साइंटिस्ट और जो फेक साइंटिस्ट है ना वो मशरूम होना शुरू हो गए। क्योंकि सूडो साइंटिस्ट और फेक साइंटिस्ट हम उन्हीं को कह रहे हैं जिन्होंने काम तो वो नहीं किया हुआ था, रिसर्च का काम तो नहीं किया हुआ था, जाली डेटा जनरेट किया और उसकी बेस के ऊपर जनाब कंप्यूटर पर बैठे किसी से पेपर लिखवाया और पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो ये जनाब हमारे साथ हुआ। ये जगह थी जहाँ पर बुनियाद पड़ी फेक साइंस की और सूडो साइंस की। और आज मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती कि मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो है, जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं या अपने आप को बड़ी बड़ी डिग्रीज जिनके पास हैं, उनका अगर आप डेटा कभी चेक करें, कभी आपको मौका मिले तो आपको पता चल जाएगा कि वो डाटा कहाँ से आया है। तो इस डाटा के ऊपर आप कोई टेक्नोलॉजी जनरेट कर सकते हैं, ट्रू तो नहीं लेकिन शैडो टेक्नोलॉजी आप जरूर कर सकते हैं। और शैडो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि यू आर नोवेयर। तो उसके बाद आप प्लीज़ ज़रा देखिएगा कि मैं आपको इस सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ये जो सिचुएशन जिसमें कि फेक साइंस और सूडो साइंस जो टेक्नोलॉजी है, जो ईरा जो है, जो इंसेंटिव्स दिए गए, उसका जो आउटकम हुआ, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। क्या वाकई हमने इम्प्रूव किया इंसेंटिव देने के बाद, या कि हमने सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।